ठीक है। दो सौ उनतीस भी आएंगे किसी के? एक सेकंड में देख लेते। ऑफलाइन टेस्ट कौन कौन देने गया था? आर्यन और राहुल। चार जन। बाकी के? गर्व, गौरव, पीरबक्श। अच्छा, पीरबक्श ने तो नहीं दिया हमने टेस्ट ही। विशाल तो घर से ही देता है। गर्व, गौरव आए थे? यहाँ क्यों नहीं आए फिर ये? समीर भी नहीं आया। आ गया समीर को। एक बच्चा कौन कम हो गया भाई? गुड इवनिंग ऋषि। अलीशा, कृतिका। शादियां तो आज आएगी नहीं। अंजलि आई है? आई है। दोनों इतने परेशान करते हैं ना ये। संदीप नहीं आया होगा अभी। संदीप आए हो? संदीप क्यों नहीं आया? संदीप तो कभी ऐसे नहीं करता। और कौन नहीं आया? ध्रुवी नहीं आई ना? आई है। ध्रुवी, आप काफी दिन एब्सेंट थे तो आप कैसे कवर करोगे अपना सिलेबस? चलो, 27 बच्चे तो हो गए। संदीप नहीं आ रहा। हाँ, जो नया चैप्टर पढ़ाया है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो तो पढ़ना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। गौरव इतनी लेट क्यों ज्वाइन करता है भाई? हाँ। टीचर यही काम करेंगे, तुम्हें बुलाएंगे फिर तुम आओगे। ज्वाइन नहीं करने वाला था बस। एक बार नहीं हुआ ये, हर बार तुम्हारा ही होता है, किसी और बच्चे को तो नहीं बुलाना पड़ता स्पेशली। टेस्ट तो डिस्कस करेंगे ही। बिना टेस्ट डिस्कशन करे कैसे होगा? सुमित कैसा गया टेस्ट? कितने मार्क्स आए?
चार्ज लग रखी your PC might not provide enough power to the device. Please connect your device with power connect to है. स्क्रीन तो शेयर नहीं करी मैंने अभी. मैम मैम हो गई करती है। है। मैम हो गई से। अरे रुक जाओ सबका देख लो. सब एक दूसरे के मार्क्स देख लोगे अदरवाइज. मैम आप जल्दी बोल देते तो देख लेते, देखा ही नहीं कुछ। हाँ गर्भ वो गलती से टाइप हो गया भाई. तो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं पता नहीं चीटिंग से लाते हो कि कुछ खुद करते हो. मैम आए कितने हैं? मैक्सिमम पूछना है. तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मैक्सिमम किसके आए ये पूछ रहे हो ना, मतलब हाईएस्ट स्कोर यस कितना मैम। है. हाँ. अरे बाप रे. देखो हाईएस्ट तो बहुत है पर जेन्युइन का नहीं पता कि जेन्युइन कितने हो सकते हैं. ठीक है. सुमित अब की बार क्या ही करके आया है पेपर में. अब की बार तो कुछ ज्यादा खास तुमने किया नहीं. ठीक है. हाईएस्ट मार्क्स श्रुति के हैं. ठीक है. श्रुति हैज स्कोर्ड हाईएस्ट. सेकंड नंबर पे ऋषिका. ठीक है. these are two highest performers. श्रुति बहुत बढ़िया बेटा. काफी अच्छा स्कोर आया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे? मैम स्क्रीन शेयर कर दो। शेयर नहीं है। अच्छा प्री वर्कशॉप क्लास मिस मत करना बेटा. 4 महीने रह रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर लो. ठीक है. निकाल लोगे तुम लोग जेई. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 किसने अटेम्प्ट किया है? सबने अटेम्प्ट किया है. ठीक हो गया था फिर ये. देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लेंथ एक रॉड है जिसकी लेंथ दी हुई है तुम्हें 1.4 मीटर. बट उस रॉड का जो वो है ना मास, वो नेग्लिजिबल मास है. ठीक है. यानी ऐसे समझ सकते हो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करे हुए हैं. मान सकते हो ऐसा कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. मान सकते हैं. एक पॉइंट पे मास रखा 0.3, दूसरे पे कितना रखा 0.7. ठीक है. इसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 1.4 मीटर. यानी ये दोनों एक दूसरे से इतने दूरी पे रखे हुए हैं. ये कह रहे हैं कि इस रॉड को हम परपेंडिकुलरली इसकी परपेंडिकुलरली रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस विद एन यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड. यानी जो स्पीड रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी. तो कह रहे हैं कि वो रॉड पे वो पॉइंट बताओ जिससे अगर वो एक्सिस पास करे तो रोटेशन में जो वर्क लग रहा है वो मिनिमम हो जाए. रोटेशन पे जो वर्क लग रहा है वो क्या हो जाए? मिनिमम. तो कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? यानी वो पॉइंट कहाँ होगा जहां पे तुम्हारा वर्क डन मिनिमम हो जाएगा? वो पॉइंट आईसीएम सेंटर ऑफ मास होगा ना उस पार्टिकल का. मतलब जहां पर इनका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, अगर उसके उस पॉइंट पर अगर आप लगाओगे
तो वहां पर तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो मिनिमम होगा। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो पॉइंट है 0.3 से वो x दूरी पर है, जहां पे अब अगर इस एक्सिस से पास करेगा अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट से पास करेगा, तो वर्क डन इसको घुमाने में जो रोटेशन में लगेगा वो मिनिमम लगेगा। तो यहाँ से अगर मुझे टोटल इनर्शिया निकालना है तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। तो 0 यही फॉर्मूला होता है ना, m1r1 प्लस m2r2। तो इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे कितना एनर्जी आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज टू मासेस। तो 0.3 का डिस्टेंस यहाँ से एक्स स्क्वायर है, m2 का कितना हो जाएगा 1.4 माइनस 0.3 का, एक सेकेंड, 1.4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका मास कितना है 0.7। ठीक है, ये इनर्शिया निकल आएगा, दिस इज योर इनर्शिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो एक बात बताओ, रोटेशन में वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक, मतलब हम यहाँ पे किसके बराबर लिख सकते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि हमारा वर्क डन है वो सारा किसके बराबर हो जाएगा, हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मिनिमम और मैक्सिमा चाहिए होता है तो इसको क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएट और किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। ठीक है ना, यही होगा ना, 0 के बराबर कर दो इस वाले टर्म को, डी ओमेगा को डिफरेंशिएट करो dx को, और उसको 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से यू विल गेट x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू वो होगी जहां पर तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x वेयर दिस शुड बी मिनिमम। एक सेकंड, कैलकुलेटर से कुछ कर लो। 0.98, 09 पॉइंट, इसका आंसर कितना आ रहा है 0.98 फ्रॉम 0.98। देखो, और इसका एक इजी तरीका पता है क्या है, मैंने क्या बोला था कि हम इसका क्या निकाल लें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लें, वहां पर उसका जो रोटेशन होगा वो मिनिमम होगा, है ना। सुनो मेरी बात, मैंने वही बोला ना। तो इसको कैसे कर सकते हो, हमने 2 पॉइंट मासेस के लिए पढ़ा हुआ है कि 2 पॉइंट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखो, अगर मुझे 0.3 से निकालना है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 0.3 वाला मास, तो क्या लिखेंगे, दूसरा मास जो कि 0.7 है, अपॉन में टोटल मास लिखते हैं बेटा, 0.3 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस, कितना आया 1.7। तो ये कितनी, ये सेंटर ऑफ मास कहां से है, फ्रॉम 0.3 से। कितना आंसर आया देखो, 0.7 इंटू 1.4, ये कितना आया डायरेक्ट 0.98 मीटर्स। और कहां से है ये मास, 0.3 kg से। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा आंसर और क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। एक बार आंसर चेक करना, हाँ फर्स्ट का सी। देखो ऐसे भी कर सकते, बोलो, है ना, सेम ही आंसर आएगा ना। तो ये वाला भी हम तरीका लगा सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट में बोला था कि सेंटर ऑफ मास पे मिनिमम होगा, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास 2 पॉइंट्स के लिए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, हाँ ना कुछ तो बोल लो। यस मैम। क्या, हाँ हाँ, कौन सा तरीका समझ में आया, देखो सेकंड बार ये भूल जाओ, ये डी ओमेगा dx, ठीक है, ये भूलो। पार्ट तुम्हें यहाँ पे सबसे आसान बात हो गई कि तुम्हें यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग, ये जो तुम्हारी रॉड है ना, ये मासलेस दे दी, मतलब उसके पास कोई मास नहीं है, तो इसको मैं 2 पॉइंट सिस्टम समझ के सॉल्व कर सकती हूँ। तो 2 पॉइंट सिस्टम में देखो क्या होगा, 2 पॉइंट सिंगल की तरह ट्रीट किए जाएंगे कि ये मास 0.3 है, ये 0.7 है, इनके बीच में 1.4 मीटर की दूरी है। अब सेंटर ऑफ मास मैंने माना कि किसके पास होगा, वैसे तो सेंटर ऑफ मास जो हैवी वाला वेट होगा उसके पास लाई करेगा, पर मैंने मान लिया कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो 0.3 से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो ये x दूरी जब निकालोगे ना, तो मान लो अगर इसका मास m1 है, इसका m2 है,
तो x से निकाल रहे हो ना बेटा, जब फ्रॉम 0.3 से निकाल रहे हो तो ऊपर दूसरे वाले का मास आएगा 0.7, नीचे टोटल मास। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस कितनी आई 1.4। तो इसे सॉल्व करोगे तो 9.8 आ गया। ठीक है, तो 3 यहाँ से 3.98। आई थिंक मोस्टली बच्चे तो इसी से सॉल्व करके आए होंगे, है ना। कैसे सॉल्व किया था भाई, इतनी इरिटेटिंग क्लास कर देते हो। पॉइंट मास मान के करी थी। एक सेकंड, तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो मोस्टली सब बच्चे करके आए होंगे। यस मैम। यस मैम। मजा Yes, आ गया sir. होगा सेकंड क्वेश्चन देख के तो। यस मैम। कुछ इजी तो आया। था। यस मैम। पावर डिसिपेटेड पूछी है, तो पावर डिसिपेटेड के दो फॉर्मूले हैं, एक तो 1/2 V नॉट I नॉट cos फाई, और दूसरा है VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर जो ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं भाई, पीक वैल्यूज। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पावर का फॉर्मूला 1/2 वाला लगेगा, 50 तुम्हारा V नॉट, 50 ही I नॉट, cos फाई कितना है cos मैम 15 to 10 raised to power -3 आएगा क्योंकि वो मिली एम्पियर दिया है। यस मैम, मिली कोई बात एम्पियर। ठीक है, कोई नहीं, वो पॉइंट्स में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हाँ पॉइंट्स में अपने आप आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 25, cos 60 भी कितना होता है 1/2, तो ये भी हो गया 25, 25 × 25 625। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया होगा मिली विली में करना, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बट ये तुम्हें तो ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन हो सकता है 625 और 0.625 दोनों हो, तब क्रॉस चेक करना पड़ता है। ठीक है, तब क्रॉस चेक करो, अगर डायरेक्ट ऐसे आंसर्स हैं तो नहीं भी क्रॉस चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कैसे किया है, ये तो मैं अपनी क्लास में बच्चों को कराती हूँ, जब फ्रिक्शन वाला कराती हूँ, शायद जब फ्रिक्शन की क्लास लगी थी वहां ये क्वेश्चन कराया गया था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, कि ये बीड है भाई, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स करो। क्या कंपोनेंट्स करोगे, डाउनवर्ड्स में क्या लग रहा होगा mg, यहां से जस्ट तुम्हारे बीड और किसके बीच में, इस बाउल के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर तुम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाओगे, n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी ना। अब इनके कंपोनेंट्स कर लो भाई, mg को कौन सा फोर्स बैलेंस कर देगा, यहाँ से मान लो ये तुम्हारा एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, कितना कौन सा फोर्स बैलेंस कर देगा यहाँ से, इसको नॉर्मल का n cos थीटा, और नॉर्मल का यहाँ पर आ जाएगा n sin थीटा। और अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो n sin थीटा को और कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं यहाँ पे हम, mv²/r। ठीक है, तो n cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू योर mg, n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा किसके बराबर निकल के आया, v²/rg, है ना, इसके बराबर आ गया। अब देखो ये tan थीटा है और यहाँ पर तुम्हें इस पैराबोला की शेप दी हुई है कि y इक्वल्स टू cx² है, तो इसका d, अगर मैं इस इक्वेशन का dy/dx कर दूं तो वही मेरे को tan थीटा दे देगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8cx, यहाँ से tan थीटा को उठा के 8cx रख दो, 4 to 8 ही होगा। अब निकाल लो, तुम्हें ओमेगा पूछा है तो दैट मीन्स आपको v चेंज करना पड़ेगा, v r ओमेगा है तो ये आपको r² ओमेगा² अपॉन rg करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 8cx। तो कितना आ गया, निकालना क्या है भाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 8cx g अपॉन r का। पूरा tan थीटा को रखा, ओमेगा निकालना था ना हमें, तो tan थीटा इक्वल्स टू sin बाय cos v²/rg to 8cx हो गया था ना, ये ऐसे ही होगा ना, बस dy/dx की वैल्यू उठा के tan थीटा में रखनी है।
बिना एक्स के कैसे आंसर आ रहा है इसका? एक सेकेंड। dy by dx equal to a। वैल्यू ए होगी ना यहाँ पे। हम्म मैम इसकी वैल्यू ए होगी ना यहाँ पे। एक सेकेंड। ए बीड ऑफ मास m stays at point A। ठीक है, तो एट पॉइंट ए है तो वहां पे y की वैल्यू को चेंज कर देंगे। फिर r, अपना ये r भी चेंज होगा फिर a में। a और r ये दोनों ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना a दिया हुआ है तो अब ये a से a जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू ये आई √8c। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2√2। 8 का 2√2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो tan थीटा को बस यहाँ पे चेंज करना था हमें dy by dx से। ये एडवांस का क्वेश्चन है, वैसे तो 2019 या 20 में आया था ये क्वेश्चन। ये भी इजी था, देखो करने लायक तो था ये क्वेश्चन, इसमें बस तुम्हें इक्वेशंस बनानी थी। हाँ, फिर इसके बाद ये आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये किया था क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या होता है, रोलिंग मोशन में क्या करते हैं हम लोग, रोलिंग मोशन दो तरीके के मोशन का एड ऑन होता है। किस किस का? एक तो ट्रांसलेटरी मोशन प्लस दूसरा रोटेशन। भाई इन दोनों मोशन का ही तो होता है। अब मान लो तुम्हारे किसी को तुम्हारे पास ये पार्टिकल है, क्या करता हुआ आ रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में तो हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलेगा, हर पॉइंट है ना, हर पॉइंट सेम v वेलोसिटी से चलता है ट्रांसलेटरी मोशन में। तो प्लस फिर होता है तुम्हारा रोटेशन। रोटेशन में है ना, अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ओमेगा से घूम रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर वो ओमेगा से ऐसे जा रहा है पार्टिकल, तो भाई यहाँ उसकी वेलोसिटी होगी एक तो कितनी v, इस पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी होगी v। इस पॉइंट पे वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी ना, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे रोटेट करेगा, है ना, पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा। तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसे हम किस पे मानते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रोलिंग मोशन में। जब भी हमारा पार्टिकल ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा होगा, तो ये जो पॉइंट कांटेक्ट होगा ये रेस्ट पे रहता है। कंडीशन होनी चाहिए इसमें भी कि तुम्हारी v ट्रांसलेशनल है जो इस v रोटेशन की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि ये r ओमेगा होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब ये तुम्हारा सवाल यहीं पे कह रहा है कि एक डिस्क है, रोल कर रही है इतनी वेलोसिटी से, P और Q जो दोनों पॉइंट है ना सेंटर से, इसको इक्वी डिस्टेंस दे दिया, यानी ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बताओ इन तीनों पॉइंट्स का, C Q P का, कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी किस पॉइंट की। तो बताओ किस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखो ये तो सब सेम दूरी पे है, CP और CQ, तो ये सेम दूरी पे हो गए। कौन से पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है? सेंटर ऑफ मास अपने अबाउट पे किस वेलोसिटी से घूमेगा? अगर तुम्हारा पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास शुड बी इन, अगर उसी के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। पी की ज्यादा होगी। हाँ, पी की क्यों ज्यादा होगी? पी वालों उसमें ट्रांसलेशन भी आगे को आएगा और रोटेशनल भी ऐड हो जाएगा। हाँ, दोनों पॉइंट पे है ना। देखो अब पी पॉइंट पे अगर देखें, पी पॉइंट पे यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी आएगी भाई तुम्हारी? दोनों वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना पी पॉइंट पे, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। ठीक है, अब क्यू पॉइंट जो है तुम्हारा इस कांटेक्ट पॉइंट से ज्यादा नजदीक पे है, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी? कम बनेगी ना भाई, क्यू तो नियरेस्ट टू द कांटेक्ट पॉइंट है, तो यानी यहाँ पर जाके पहले तो जीरो हुई होगी कांटेक्ट पॉइंट पे, यानी तुम्हारा ट्रांसलेशनल और आर ओमेगा बराबर हुए होंगे। अब फिर तुम थोड़ा सा और आगे गए तो हो सकता है कि थोड़ी नेट से तुम्हारी वेलोसिटी थोड़ी बड़ी होगी, तो यानी क्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या होगी, तुम्हारी वेलोसिटी सबसे कम होगी। बस यहाँ से तुम्हें पता लग जाना चाहिए था कि और सबसे कम क्यू कहाँ दिया हुआ है भाई, बी ऑप्शन। पी सबसे ज्यादा, क्यू सबसे कम, इस तरीके से। ठीक है, बोलो। मैम एक और बताना।
देखो मैंने क्या बोला कि हर पॉइंट पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाली वेलोसिटीज को ऐड करते हैं रोलिंग मोशन। कांटेक्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है 0। अब क्यू पॉइंट इस ट्रांसलेशनल के नजदीक है ना पॉइंट यहाँ पे, तो इस Yes, पॉइंट हाँ तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो क्या होगी, एक तो यहाँ पर होगी तुम्हारी आर ओमेगा वाली वेलोसिटी, ठीक है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वेलोसिटी हुई। दूसरी होगी तुम्हारी ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी, जो कहाँ पर होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, आगे, ऐसे v ट्रांसलेशन। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट नियरेस्ट टू द तुम्हारा कांटेक्ट पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम होती है इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में। फिर यहाँ से तुम जितना बढ़ते जाओगे तुम्हारा आर बढ़ता जाता है ना, तुम्हारा आर बढ़ता जाता है। देखो v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो जितना इस आर की वैल्यू होगी तुम्हारी रोटेशनल की वेलोसिटी हर ऑब्जेक्ट की बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से क्यू पॉइंट की वेलोसिटी सबसे कम, पी पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी है। फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ में क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो यहाँ पर एक तुम्हारे पास ऐसे कैपेसिटर है जिसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी थिकनेस d है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज नेगेटिव प्लेट इज x एट 0। मतलब इस प्लेट की नेगेटिव प्लेट यहाँ पर है, इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट x इक्वल्स टू 0 पर है, और 3d पे उसकी पॉजिटिव प्लेट है, यानी इन दोनों के बीच में 3d का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों कैपेसिटर के बीच में। d डिस्टेंस पे क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और यहाँ किसका आएगा, नेगेटिव साइन, इस तरीके से। अब क्या क्या होगा बताओ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कौन सी वाली भाई, यहाँ पर बताओ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो इस कैपेसिटर की प्लेट की वजह से होगी, प्लस से लेके नेगेटिव, राइट, उसको नाम मैं दे रही हूँ ई नॉट। और एक कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बट इसकी थिकनेस क्या होगी, सॉरी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, है ना, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ ई डैश। बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट, ई नेट अंदर कितनी हो जाएगी, एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स में, वो कितने टाइम कम हो जाती है, ई नॉट बाय के। यही तो सीखा था हमने जब डेरिवेशन ड्राइव भी किया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वहां पर हम लोग ई डैश को ई नॉट के लिख के सॉल्व करते थे, याद है डेरिवेशन। तो यानी तुम्हारी स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाय के है, जिसकी नेट डायरेक्शन कहाँ होगी, नेट डायरेक्शन कहाँ होगी, जो तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारी ई नेट है विच इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय के। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके 3D तक चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सेम करेंगे, फॉल्स हो गई, ठीक है। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है भाई, देखो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अंदर भी ई नेट जो है, ई नेट है तो इसी डायरेक्शन में, और यहाँ भी ई नॉट ऐसे ही है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, और वो भी कॉन्टिन्यूअसली नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी पॉइंट पे आते हैं, सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट पे बताओ, क्या हमारे पास इस कैपेसिटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गई, ई नॉट जो भी आई है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, और उसके उल्टा चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो तुम x 0 से लेके 3D की तरफ जा रहे हो, विच इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। ये हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
ये तो हो गया होगा 6th वीक स्कोरिंग था, Yes, तो कर दिया होगा। हाँ देखो, यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी होती है भाई, v स्क्वायर बाय r। मैम यहीं इसी से तुम्हारा ऑप्शन आंसर निकल, इसी ऑप्शन से निकल गया। नेट एक्सीलरेशन क्या होती है, वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यही निकालते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, भाई स्पीड चेंज नहीं होती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहां से आती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी से। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब स्पीड, देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है, अगर इसकी स्पीड चेंज हो जाती है तब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल के आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर दिया होगा, Yes, ma'am. क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है इस रीजन में, दी हुई है, फ्लक्स पूछी है। तो देखो फ्लक्स का तुम्हारा जो एरिया दिया हुआ है वो वाई जेड प्लेन है, यानी एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा भाई, एक्स में। तो यानी तुम्हारी 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, है ना। बोलो, वाई जेड प्लेन यानी एरिया वेक्टर एक्स में जाना चाहिए, तो एक्स में जाएगा यानी सिर्फ 5 बचेगा, तो मल्टीप्लाई बाय किस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स, अच्छा सॉरी, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5i प्लस 2j कैप। एरिया वेक्टर कहाँ लिखोगे, आई कैप में, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा ये कितना निकल के आया, 5a। 5 फ्लक्स कितना दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड थ्रू एन एरिया, अच्छा एरिया तो गिवन ही है, तो a की जगह 2 की वैल्यू रख दो, 10 आ जाएगा, सही है। ओके, आई थिंक ये तो सब अटेम्प्ट करके आए होंगे। 8th क्वेश्चन भी सबने करना चाहिए था वैसे। क्या कह रहा है, एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर, सॉरी इतने मीटर्स की रेडियस दी हुई है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 दे रखी है। इनिशियली फ्रॉम रेस्ट विद एन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, अल्फा दे दिया 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर ए रोटेशन यानी थीटा की वैल्यू दे दी, द रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन इट्स रिम। तो रेडियल एक्सीलरेशन पूछिए, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, रेडियल एक्सीलरेशन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3 इक्वेशंस होती हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और फिर एक होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक होगा v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें से कौन सा लग सकता है, देखो टाइम वाला तो कहीं है ही नहीं हमारे पास, तो टाइम वाले तो कोई भी नहीं लग सकते। इक्वेशन फर्स्ट लग सकती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। तो यहाँ पर वो वेलोसिटी एंगुलर हो जाएगी, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का फाइनल माइनस ओमेगा स्क्वायर का इनिशियल इक्वल्स टू 2 अल्फा विच इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन, s क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस को लिखते हैं थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और क्या बचा एस बी, एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा से, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारी एक्सेलरेशन होती है जो हमारा लीनियर मोशन में होता है, एंगुलर में आके वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बन जाती है। तो देखो फाइनली दे दी है कि 1 हो गई है, इनिशियली कितना दिया हुआ है 0, और तुम्हारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है और थीटा भी दे रखा है। यहां से क्या निकालोगे, यहां से क्या निकाल सकते हो, ओमेगा फाइनल, फाइनल निकाल लोगे ना कि फाइनली ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा एफ आ जाएगा यहाँ से। ओमेगा एफ निकालने के बाद क्या पूछा है, रेडियल एक्सीलरेशन बता दो, पार्टिकल की रेडियल एक्सीलरेशन कितनी होगी। उसके लिए क्या लगा दोगे भाई, ए किसके बराबर हो जाएगा, R omega. ठीक है, एक्सीलरेशन हो जाएगा तुम्हारा आर ओमेगा के बराबर, तो वहां से तुम निकालो आर स्क्वायर ओमेगा होगा, ठीक है।
तो आई थिंक यहाँ पे बस कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ये तुम कर सकते हो। सिमिलर तुम्हारा सेकंड इक्वेशन वाला है ये। आ जाओ। नाइन्थ भी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है नाइन्थ है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं कि दो बीड्स दिए हुए हैं, इनके पास मास भी है, चार्ज भी है। तो मतलब समझ जाना, चार्ज है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं ना कहीं आएगा। हेमिस्फेरिकल बॉल भी रखे हुए हैं, फ्रिक्शन लेस है, चलो फ्रिक्शन नहीं है, बढ़िया कर दिया। ये बीड्स मूव करते हैं एंड इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं आफ्टर आर डिस्टेंस, मतलब आर डिस्टेंस के बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो बस अब तुम्हें यहाँ पे फोर्स लगाना है। देखो अगर यहाँ है तो यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा अपना mg, ठीक है। यहाँ नॉर्मल लग रहा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये मेरा क्या बना, n cos थीटा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, n sin थीटा। देखो मैंने बस एंगल ही लिया है, हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लो नॉर्मल का कि ये थीटा है। अब देखो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, अगर आइडेंटिकल है तो रिपल्सिव फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर मैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लगा दूं। अब बैलेंस कर लो, क्या n sin थीटा किसके बराबर आ गया भाई, mg के, और n cos थीटा किसके बराबर आ गया, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो अपना क्या करने का है, अब हमें चार्ज निकालना है। तो पहले इसको क्या करें, tan थीटा बना देते हैं। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, mg अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही लगाओगे। यस मैम। और दोनों Q1 Q2 सेम है, तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो R ऊपर ले जाते हैं, कैपिटल R स्क्वायर। ये लो, थीटा दिया हुआ है क्या, अच्छा ये आर 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 दे रखे हैं, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो ये थीटा 60 हो गया। तो tan 60 कितना होता है, √3 कि 1/√3, √3 √3 हो गया। तो यहाँ से Q स्क्वायर निकाल लो, mg r स्क्वायर इक्वल्स टू √3 KQ स्क्वायर। Q तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ mg r स्क्वायर अपॉन √3 बस इतना। बस यहाँ इन वाले क्वेश्चन में तो बस बैलेंस करने होते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, ठीक है। सही है आंसर, एक बार मैच कर लो आंसर कितना आ रहा है। सही आ रहा होगा आई थिंक, है ना, mg r स्क्वायर। किसी भी ऑप्शन में r स्क्वायर तो अच्छा बाहर ले रखा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसको देख लो। mg r स्क्वायर, k को लिखोगे तो ऊपर 4πε0 आ जाएगा, नीचे √3। तो यहाँ से 4 और 2r बाहर आ जाएंगे। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा फिर, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ रहा है कुछ, ओके। 10th क्वेश्चन, electromagnetic waves do not require material medium for their propagation, true or false, true। non mechanical waves होती हैं। electric and magnetic field are regenerate each other and travels through space, True. इसका क्या करके आए हो, A option. 10th का ए। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रीजनरेट होते हैं और ट्रेवल थ्रू स्पेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। रीजनरेट का मतलब होता है कि वो बार बार उनका फेस चेंज होता रहता है ना, तो सेम नहीं होते, मतलब एक ही कांस्टेंट फेस में ट्रेवल नहीं करते, दे विल कीप ऑन चेंजिंग देयर फेस। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज करा है रीजनरेट। और 11th वन, ये तो हो गया होगा देखते ही बंद आंख करके। यस मैम।
यस मैम। तो यहाँ पर एक व्हीटस्टोन सर्किट बन जाएगा, देखो 6/8 यानी 3/4 और एक ये रहा 3/4, 10 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इजीली कर लोगे सर्किट को, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बेटा। अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है कोई नहीं, इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तुम्हें ध्यान देना था कि तुमने 12th का कितना पढ़ा है और तुम कितना करके आए हो, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ दिक्कत आई होगी। ठीक है, ये सर्किट बन गया। तो ये ऊपर वाले सीरीज में है, तो 6 और 3 का कितना बनेगा 2, और 8 और 4 का भी 2 ही बनेगा है, और ये तुम्हारा 7। अब ये 2 पैरेलल में हो गए तो कितना बन गया 4 और 7। अब ये 4 और 7 को पैरेलल में कर देना, तो 7 4 जा 28, 28/11 कुछ क्या हुआ, कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन यस मैम। आ जाओ। ये देखो, ये वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक रॉड है भाई जिसकी तुम्हें टोटल लेंथ 5L दी हुई है, इसको हम एक राइट एंगल में बना देते हैं, रख देते हैं जैसे रखा हुआ है। एक की साइड लेंथ 2L है और एक का 3L है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी इस तरीके के ऑप्शन मतलब जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट, जैसे रॉड हो गया, इनका सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करता है, इनका सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा। जैसे ये 2L वाली रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो कहाँ लाई करेगा। अगर मैं मान लेती हूँ ये मेरा ओरिजिन है, लेट्स सपोज दिस इज योर ओरिजिन, तो यहाँ से कितनी दूरी पे लाई करेगा, L दूरी पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। ये 3L है, इस 3L का कहाँ मास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी बीचों बीच। तो यहाँ से ये कितनी दूरी हुई, ये हो गई 1.5, और ये कितनी हो गई यहाँ से दूरी L। अब देखो जब तुम्हारे पास x और y दोनों में कोऑर्डिनेट मिल रहे हो तो अलग अलग लगाते हैं। सेंटर x में क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है m1x1, भाई ये तो होता है m1x1 प्लस m2x2 सेंटर ऑफ मास का, अपॉन टोटल मास। बोलो तो अब देखो अब निकालते हैं कि सेंटर ऑफ मास पर x कोऑर्डिनेट पे कितना आ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट पे मैं पहले फर्स्ट रॉड की बात करती हूँ और फिर सेकंड रॉड की। फर्स्ट रॉड का मास कितना दिया हुआ है भाई, मास तो नहीं दे रखा, तो एक मास नहीं दे रखा ना, तो एक काम करो, ऐसे मान लो कि ये जो 5L की रॉड है ना, इसकी मास कितनी है, इसका मास कैपिटल M है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा m/5L है, और मुझे कितनी रॉड का चाहिए 2L का, ये आ जाएगा। इन्होंने मास नहीं दे रखा सच में, ठीक है तो फिर ऐसी मान के कर लेते हैं। कितना आया 2/5, x कितना दे रखा, अब x होता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो कहाँ लाई कर रहा है भाई इसका सेंटर ऑफ मास, L दूरी पे, तो यहाँ लिखो L प्लस, अब m2 कौन सी रॉड हो गई तुम्हारी, जो y कोऑर्डिनेट में रखी हुई है। क्या इसका सेंटर ऑफ मास x पोजीशन पे है, x कोऑर्डिनेट में है इसका, बताओ इसका कहाँ लाई कर रहा है भाई, यहाँ पे, वो तो y में है, तो यहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। यहाँ पर क्या लिखोगे तुम m1 प्लस m2, तो टोटल m1 प्लस m2 कितना है हमारा कैपिटल M, टोटल ये कितना है m है ना, 2/5L 2/5, ये m आएगा, सॉरी L से L कट गया, m भी लिखो यहाँ पे, ठीक है ये लो m भी आ गया। तो ये कितना आया तुम्हारा, m से m चला गया, कितना आया 2/5L, 2 की वैल्यू कितनी है 2, लेंथ कितने दे रखी है 10/5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 सेंटीमीटर पे तुम्हारा x cm आ रहा है। y cm निकाल सकते हो ऐसे ही, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2,
राइट। अब देखो तुम्हारी जो फर्स्ट रॉड है क्या उसका सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट में है? नहीं, फर्स्ट रॉड का सेंटर ऑफ मास तो एक्स में है, तो यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सेकंड रॉड का मास लिखोगे कितना आएगा भाई? सेकंड रॉड का मास, इसका मास हो जाएगा ये 3L है, तो m अपॉन 5L को 3L से मल्टीप्लाई करोगे, L से L चला गया, कितना आया? m बाय 5, 3m बाय 5, कितना है सेंटर ऑफ मास? 1.5 पे, अपॉन टोटल मास कितना है? m से m चला गया, कितना आया? 3/5 इंटू 1.5 L, L के साथ आएगा ना 1.5 L। लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे? 10, तो ये हो गया 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 इंटू 1.5। देख लेना ये क्या आएगा। 4i से ही आंसर निकल गया वैसे तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर। यस मैम। तो ये अलग अलग अगर तुम्हारे पास बॉडीज हैं तो उनका हर कोऑर्डिनेट पे निकालोगे। अगर z होता तो z पे भी निकालते, ठीक है। तो हर किसी का सेंटर ऑफ मास देखते कि किसका कहाँ लाई कर रहा है हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। 13 किया है। 13 किया, 13 नो मैम। किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था? मैम किया था पर गलत हो गया था। कैसे किया था आर्यन? मैम सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली थी मैम, उससे हो गया था। रेजिस्टेंस निकाली, रेजिस्टेंस गलत हो गया था है? यस मैम। और किसने किया था? संदीप? सिमरन ने किया होगा। सिमरन कैसे किया था बेटा? किया था ये? नहीं मैम, मैंने भी नहीं किया। चलो ठीक है, मतलब ये किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसकी कंडक्टिविटी इतनी है, रेडियस a है, थिकनेस t है, मैग्नेटिक फील्ड v है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रेट से चेंज हो रही है। तो पावर बताओ कितनी डिसिपेट होगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी तुम्हारे पास तुम्हें पता चले EMI का क्वेश्चन है और पावर की बात आ गई तो पावर का फॉर्मूला एक ही होता है। कौन सा वाला लगाना है? v²/r। यहाँ पर v कौन सी होगी? अपनी EMF इंड्यूस, ठीक है, यहाँ पे EMF है ना। इसका मतलब EMF तो इंड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वेरिएबल है, ठीक है। तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास EMF का फॉर्मूला क्या लिखोगे? d∅dt, राइट। फ्लक्स कितना होगा? d/dt मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो एरिया बाहर आ जाएगा, dB/dt लिखना पड़ेगा, करेक्ट। dB/dt इन्होंने दिया ही हुआ है अल्फा। बट अब बात आई एरिया की, क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो क्या बोला है कि इसमें यहाँ पर रेडियस a है और इनके पास थिकनेस भी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है और टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो ये यहाँ पर डिस्क की बात आ गई। यहाँ पर कोई तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट एरिया लिख दिया और EMF आ जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क को यानी इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। सपोज करो ये तुम्हारी पूरी डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस a दी हुई है। मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा अपना सर्कल कट करते हैं, अपनी रिंग कट करते हैं, ठीक है। इस रिंग की रेडियस मान लो स्मॉल r है और इसकी थिकनेस कितनी मालूम है? इसकी थिकनेस है dr, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना बन जाएगा इस EMF का? बताओ एरिया कितना लिखूं इस रिंग का? इस रिंग का एरिया कितना लिखा जाएगा? πr²। इस रिंग का एरिया πr² हो गया, और dB/dt कितनी हो जाएगी? अल्फा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा। तो ये मेरा EMF आ गया, ठीक है। अब दूसरा मेरे को क्या चाहिए यहाँ से? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिएगी। तो अब रेजिस्टेंस की, अब इस पर्टिकुलर के लिए निकालोगे तो रेजिस्टेंस भी इस पूरा इसका ही चाहिए होगा ना, रिंग का। इस रिंग का ही तो लेना पड़ेगा, पूरे इसका तो लोगे नहीं। तो यहाँ पर अब तुम निकालोगे रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पर इसको 1/σ लिख लो। ओके, अब बात आई लेंथ की। इस रिंग की लेंथ कितनी होती है भाई? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना बन जाएगा? 2πr। सरकमफ्रेंस 2πr हो गया।
क्लियरली लिख लो। वन अपॉन रूट 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब बात आई एरिया की। इस एरिया को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखोगे बेटा इस एरिया को? देखो अब ये एरिया उसका लेना है जिस पोर्शन से करंट फ्लो कर रहा है ना। भाई तुमने ये छोटा सा इसका एलिमेंट कट किया, इस पूरे का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, मुझे तो इस छोटू का रेजिस्टेंस चाहिए कि इस छोटू का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। सपोज करो मेरे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो पूरे इस पूरी थिकनेस में कर रहा है, मतलब ये छोटी छोटी रिंग है, अगर मैं सारी रिंग को इकट्ठी करते चली जाऊं तो मेरी एक डिस्क बन जाएगी जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस है टी। तो मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो पर्टिकुलर इसमें कितना कर रहा है भाई, इस टी थिकनेस में टी करंट फ्लो कर रहा है। एक यूनिट में कितना करंट फ्लो करेगा, टी बाई आई। और मेरे पास कितनी थिकनेस है, ये मेरी थिकनेस है डी आर, तो मैंने यहाँ पे डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकेंड, टी बाई आई हुआ पूरा करंट। पर यूनिट का निकाल लो, ये हमने क्या निकाला है पर यूनिट, आई पूरे उसका निकाल लो। एक सेकेंड, ऐसे करते ये जो पूरा टी थिकनेस का करंट है वो पूरा आई में फ्लो करता है। एक थिकनेस में कितना करंट ही करेगा, मतलब पर यूनिट थिकनेस में आई बाई टी। और मुझे कितनी थिकनेस का चाहिए, डी आर थिकनेस का, ठीक है। मुझे चाहिए इस पूरी डी आर थिकनेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। पूरी थिकनेस का टी हो गया जिसमें आई करंट जा रहा है, पर यूनिट का आई बाई टी इंटू डी आर। एक सेकंड रुकना जरा, मेरे को निकालना है। मैम यहाँ वन की जगह पे डी आई नहीं आएगा? हाँ हाँ, ये डी आई तो हम कर देंगे ना, क्योंकि छोटे वन नहीं है, ये आई है, ये वन नहीं है, ये आई है। नहीं मैम, जहाँ पे आपने लिखा है ना 1 = I/T इंटू डी आर। एक सेकंड रुक जाना बस, आई करंट पूरे थिकनेस में फ्लो कर रहा है, पर यूनिट में कितना करेगा, टी बाई आई, ठीक है। और इस छोटे से मुझे कितना चाहिए, टी। ये तो बन ही नहीं रहा। एक सेकंड, मैंने सॉल्व तो किया, एक सेकंड। आई बाई टी डी आर में तो डी आई चाहिए ना, इस अमाउंट में, ठीक है ठीक तो कर लेते हैं। टी बाई डी आर हो जाएगा ना, एक से ऐसे ले लो इसको, एक से कि हमारे कि अगर हमारे मान लेते हैं कि पूरे थिकनेस में आई करंट फ्लो करता है, तो पर यूनिट की थिकनेस में करंट फ्लो करेगा आई बाई टी। मैंने वहां से मल्टीप्लाई करा कि मुझे अपनी डी आर का चाहिए, तो ये हमारा डी आर हो गया। ठीक, तो यहाँ से आई डी आर किसके बराबर, डी आई किसके बराबर आ गया मेरा, मेरा डी आई किसके बराबर आया, टी बाई डी आर के। ये तो टी बाई डी आर आ रहा है ना, करंट का एरिया तो नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस का एरिया चाहिए मुझे, ये पूरे थिकनेस में टोटल करंट है टी, ठीक है। डी आई कितना हो जाएगा, ये छोटे एलिमेंट को चाहिए,
टी बाई आई देखो फिर ऐसे समझ लो कि अगर पूरे आई थिकनेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो टी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सॉरी पूरा टी आई करंट जो है वो पूरे थिकनेस में है विच इज योर टी थिकनेस। तो मेरे को चाहिए कि इस डी आर थिकनेस में कितना करंट फ्लो करेगा, तो मैं यहाँ पर उसमें डी आर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी इस डी आर में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा टी डी आर। तो यानी ये मेरा वो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो जिसमें जो हमारा जिसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो इसी पर्टिकुलर एरिया में निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया का क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, टी इंटू डी आर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो टी इंटू डी आर। तो यहाँ से फिर तुमने क्या करना है, उठा के यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है ईएमएफ बाय आर में, ये ईएमएफ है, यहाँ पर अपॉन में रेजिस्टेंस दे रखा है 1 अपॉन रो टी डी आर अपॉन यहाँ पर 2 पाई आर। तो बस यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में हो जाएगा, तुम्हारा आर के फॉर्म में। और आर क्या है यहाँ पे, तुम्हारी रेडियस। कहाँ से कहाँ तक इसको कर दोगे इंटीग्रेट, देखो पाई एक आर से आर चला गया, अल्फा सिग्मा बाहर आ गए, 2 पाई बाहर आ गया, टी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा डी आर इंटू आर, यही बचेगा आर डी आर। कितनी वैल्यू बची हुई, आर स्क्वायर इंटू अच्छा ये तुम्हारा ईएमएफ का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर लेना इसका। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और अल्फा की स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, एक आर 4 से आर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आर क्यूब। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको इंटीग्रेट बस। तो यहाँ पे जो एरिया लेना था ना, ये एरिया इफेक्टिव एरिया लेना था बस, बाकी तो कॉमन चीजें ही है। बोलो क्या डाउट है इसको एक बार। मैम 1 इक्वल टू आई बाई टी था ना? नहीं नहीं, देखो मैंने ये करा है कि तुम्हारा जो करंट है वो पूरी टी थिकनेस में, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, तो डिस्क के पास एक थिकनेस होती है, उस पूरी थिकनेस में जो करंट फ्लो कर रहा होगा हमने मान लिया कि वहां पे आई करंट फ्लो करता है। मुझे छोटे से थिकनेस में चाहिएगा कि इस छोटी थिकनेस में कितना करंट फ्लो करेगा, तो उसमें कितना करेगा, डी आर मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डी आई कितना हो जाएगा, टी डी आर। तो ये इफेक्टिव एरिया हो गया जिसमें हमारा करंट फ्लो करेगा बस। मैम डी आई इक्वल टू टी डी आर आया, वो समझ नहीं आया। डी आई है ना, डी आई मतलब ये जो एरिया यूज करना है ना वो इफेक्टिव एरिया लेना है। भाई रेजिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो रेजिस्टेंस कितनी एरिया का चाहिए होगा, बस जिस एरिया का तुम करंट फ्लो मतलब जिस एरिया में करंट फ्लो कर रहा होगा उसी एरिया को तो वो रेजिस्टेंस अपोज करेगा, उस एरिया के करंट को। तो यहाँ से इसलिए वो इफेक्टिव एरिया निकालना था, थिकनेस इनटू डी आर। ओके बस फिर यहाँ से अपना इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, पावर निकालने की, पावर का v स्क्वायर बाय आर होता है। डिफरेंशिएट यहाँ से तुम्हें ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एरिया निकाल लिया किसका, जब भी पता है कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती है तो हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो अगर हमारे पास डिस्क है तो एलिमेंट एरिया ही कट करके, तो एरिया का एलिमेंट पाई आर स्क्वायर ले लिया सीधा सीधा। उसके बाद तुमने क्या कर लिया, अपना रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस भी उस छोटे से एरिया का ही निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें देखो, अगर यहाँ पर तुम्हें पूरी डिस्क का दे देते कि इस पूरे डिस्क का रेजिस्टेंस कितना है, तो तुम पर यूनिट वाले मेथड से निकाल सकते थे कि इस आर जो रेजिस्टेंस है वो पूरे इतने लेंथ में है, मुझे सिर्फ इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए, तो बताओ कितना हो जाएगा, तब हम इजीली कर लेते। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिया तुम्हें, तो यहाँ पर करंट के माध्यम से निकालना पड़ेगा, करंट के मीडियम से निकालेंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव करंट इतने एरिया में है, तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा। समझ गए, चलो आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था। यस मैम। कितना आएगा करंट, कितना जाएगा एक पोर्शन पर। If the flux of the magnetic induction through a coil of resistance are having a n turns from phi1 to phi2, then the magnitude of charge that passes through the coil। आराम से हो गया होगा ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे, डी फाई बाई डी टी बस। और एक ईएमएफ कितनी होती है तुम्हारी, यहाँ से ईएमएफ का फॉर्मूला वी बाई आर, वी इक्वल आई आर। ठीक है, तो यहाँ से अपने आप निकाल लेना।
क्या पूछा होगा, 5 चार्ज पूछा है, चार्ज। तो चार्ज यानी आई को क्या लिखना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई करंट चार्ज पूछ रहा है ना, तो आई को क्यू बाई टी लिखना पड़ेगा। आगे 15 ये कह रहा है कि 15 डिवीजन से 20 डिवीजन हो गए जब 12 ओम का शंट अप्लाई किया, तो 11 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। आई थिंक ये भी बहुत आसानी से कर लिया होगा। वैसे इसमें तुम्हें आई जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी एस ये फॉर्मूला लगाना है। तो 15 डिवीजन से 20 हो गए, सॉरी 50 से 20 हो गए, आराम से कर लोगे। तो बाकी के 30 कहाँ चले गए, देखो ये 20 तो आईजी वाला हो जाएगा, बाकी के जो 30 है वो किस में चले गए, वो 30 वाले तुम्हारे शंट में चले गए बस। तो आईजी जी 20 लिख देना उठा के, 11 मीटर का करंट, आई माइनस आईजी 30 हो जाएगा, शंट 12 दे ही रखा है, तो 11 मीटर 30 इंटू 12 अपॉन 30, 18 आ रहा होगा 18, ठीक है। ये तो क्लास में करवाया होगा कुछ। 15 16 बताओ, 16 हो गया था, बोलिए। द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब देखो एफएक्स का ग्राफ दे रखा है। एफएक्स का ग्राफ क्या होता है बताओ, वर्क डन क्या होता है एफएक्स। अगर मैं एफएक्स का एरिया निकाल लूं, ये एरिया मुझे क्या देगा, वर्क डन। और ये वर्क डन कौन सा है ये देखना पड़ेगा। देखो क्या किया हुआ है इन्होंने, ये एक रेजिस्टिव, ये मतलब तुम्हारा रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन है, या रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करेंगे वो वाला वर्क डन है। तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन इन द फिगर, मतलब 4 मीटर वो बॉडी चलती है, तो इतना रेजिस्टिव फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अगर हमारी बॉडी मूव करती रहे तो। ऑब्जेक्ट का मास 25 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखी है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है भाई, 1/2 25 हाफ mv स्क्वायर, यानी ये आ गई 50 जूल। तो इनिशियली इतनी है। अब कह रहा है कि जब इतना डिस्टेंस कवर कर लिया बॉडी ने 4 मीटर का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले है उतनी तो नहीं रहेगी, क्योंकि देयर इज सम रेजिस्टिव फोर्स। हो सकता है वो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो भाई, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे तुम मूव करा रहे हो, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है, और मान लो ये तुम्हारा जो ग्राउंड है ये रफ है, ठीक है, 2 वेलोसिटी से मूव करा रहे हो। जब इसको यहाँ से खींच के जाओगे तो कॉन्टिन्यूअसली फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, फ्रिक्शन एक्ट करेगा और एक पॉइंट के बाद बॉडी स्टॉप भी हो जाएगी, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी नहीं देते रहोगे तो। तो ये यही पूछ रहा है कि 4 मीटर में तुमने कितना वर्क डन किया, तो ये वर्क डन निकाल लो कि ये रेजिस्टिव फोर्स कितना वर्क लगा रहा है। तो कितना है भाई ये, इसका हाफ, क्या फॉर्मूला होता है इसका ट्रायंगल का, हाफ बी स्क्वायर बेस इनटू हाइट, कितना बनेगा ये इसका फॉर्मूला, मतलब कितनी वैल्यू आई इसकी 40 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू पे कितनी हो जाएगी 4, हाइट 20 हो गई, तो ये कितना आ गया हमारा 40। तो यानी तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है उसने 4 मीटर में इतना काम कर दिया, तो 40 यूनिट्स या 40 जूल्स बोल लो, ठीक है। तो इनिशियली 50 था, 40 जूल तक का जो एक्सपेंडिचर है वो किसके अगेंस्ट कर दिया तुमने, किसी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट तुमने 40 जूल कर दिया। तो फाइनली कितना बचेगी भाई एनर्जी, उसके पास 10 जूल की एनर्जी, 10 जूल की एनर्जी, ठीक है। 17 क्वेश्चन रहते ये मत ये डालने का था ही नहीं, पता नहीं क्या है। 18 बताओ, कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, और जिसकी पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है इतनी। कह रहे हैं रेडियस और वेलोसिटी का कर्व बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, कैसे निकाल सकते हो। रेडियस और वेलोसिटी कहीं पे तुम्हें ढूंढ के निकालनी है। तो एक बात देखो, अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कि mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को और फोर्स को रिलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई,
कि तुम्हारा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस डी यू बाई डी आर। एक कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस डी यू बाई डी आर। तो यहाँ से तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना तुम्हारा फोर्स कितना निकल के आ जाएगा, देखो माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस का हो गया, डी बाई डी आर इंटू सी बाई आर। तो एस अब किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय आर का कितना होता है, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, माइनस सी बाई आर स्क्वायर। इसको किसके बराबर कर दो, एम बी स्क्वायर बाय आर के, आर से आर कट गया, तो बी स्क्वायर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया आर के। तो यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ बनना चाहिए 1 बाय आर का, इनवर्सली बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, 19 बताओ, ये हो गया, तो ये भी इजी है। 19th क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मूविंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। देखो एक प्रोजेक्टाइल है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी 200 दे रखी है, वो किसी एक पॉइंट में जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और वो हाइट दे रखी है 490 मीटर की। ठीक है बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी तुम्हारे मास डिवाइड हो रहे हो, यहाँ पर क्या कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करके किया जाता है क्वेश्चन। ऐसे सवालों में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो देखो इनिशियली मान लेते हैं कि भाई टोटल मास m था, उसकी वेलोसिटी कितनी है 200, डायरेक्शन कितनी है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किस में ले लें, जे कैप में ले लें। ठीक है भाई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। कह रहा है कि पहला पार्ट जो है ऊपर ही घूमता रहा, कितनी वेलोसिटी से, 400 मीटर की वेलोसिटी से। तो मास अगर बराबर हिस्से में टूटे हैं तो ये m/2 हुआ होगा, 400 वेलोसिटी है, बट डायरेक्शन अभी भी कहाँ है उसकी, ऊपर की तरफ, यानी जे कैप प्लस m/2। मान लेते हैं जो दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो ये कितना आया भाई, 200 m इक्वल्स टू 200 m इंटू जे कैप एक प्लस m/2 v। तो देखो इस मोमेंट कंजर्वेशन मोमेंटम, देखो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है उस पार्टिकल की, जो हमारा v दूसरा वाला पार्टिकल है, उस इंस्टेंट पे जब तुम्हारा ये पार्टिकल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, उस पार्टिकल के पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व हो गया ना। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो mv/2 किसके बराबर आया, 0 के। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्टिकल है उसके पास उस समय कोई वेलोसिटी नहीं है, वो 0 वेलोसिटी पे है। इसका मतलब वो किसके कैसे मूव करेगा, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा भाई, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। और कितनी हाइट पे है, वो 490 की दूरी पे है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो 490 वाली। तो डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, या फिर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो हमें सिंपल सी बात है, ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो ये लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, 490। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है इस पार्टिकल के पास, 0 प्लस एक्सीलरेशन 9.8। यहाँ से तुम टाइम स्क्वायर की निकाल सकते हैं आराम से, निकाल लोगे, ये भी इजी था, मोमेंटम कंजर्व करना था बस। आ जाओ 20 क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं कि एक कार है जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। पहले तो इसकी स्पीड चेंज कर लो, ये 72 दे रखी है किलोमीटर अपॉन आर, हो गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। passes through a curved portion of rod in the form of an arc of radius 10 मीटर। एक आर्क है भाई जिसकी रेडियस दे रखी है तुम्हें 10 मीटर। अब यहाँ पर तुम्हारी देखो कोई कार जा रही है, इस कार पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, डाउनवर्ड्स में क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। अब देखो ये कर्व्ड पोर्शन में जा रही है, तो सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, कर्व्ड में सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा ही आएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, नेट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स। तो यहाँ पे तुम्हारा n माइनस mg किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय r के, mv स्क्वायर बाय r के तो होगा। पूछा क्या है तुमसे, द रिएक्शन फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। बोलो, कर लोगे, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी है, रेडियस है, आ जाएगा आंसर है। यस मैम।
यस हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे बस नेट फोर्स निकालनी थी तुम्हें। ये भी तुम्हारा एनएलएम का क्वेश्चन है, इजी। 21वां बताओ, ये तो मैंने क्लास में भी कराया है ऐसे क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है जो अभी ओरिजिन पे बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है, बट वो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है जे कैप में, फील्ड भी एक्स में है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में है। क्या होगा बताओ, क्या होगा इस पार्टिकल के साथ? भाई वाई कैप में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। वाई कैप में तो जैसी है वैसी चलती रहेगी, बट वेलोसिटी का चेंज कहां पर आएगा? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पार्टिकल को अपनी तरफ भी एक्सीलरेट करेगी, एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल की स्पीड कितने हो जाती है, तो तुम समय बता दो कितने समय में हो जाएगी। तो देखो अगर तुम्हें वी नेट निकालना है इस पार्टिकल का, तो वी नेट किसके बराबर होगा भाई? दोनों कोऑर्डिनेट्स में इसकी वेलोसिटी होगी, वी एक्स में भी और वी वाई में भी। वी नेट कितनी दे रखी है तुम्हें यहाँ पे? 2v, तो ये कितना हो जाएगा? 4v नॉट स्क्वायर। वी एक्स हमें पता नहीं है, क्या पता है हमें? वी एक्स, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 2v नॉट आफ्टर ए टाइम t, नहीं पता ना। तो पहले तो वी एक्स निकालो कि भाई जब ये टोटल 2v नॉट हुई है उस टाइम पे वी एक्स कितनी है, पर वी वाई तो चेंज होने से रही। वी वाई कितना रहेगा? जितना है v नॉट, वाई कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वी एक्स कितना आ गया? √3v नॉट, है ना। तो इसका मतलब तुम्हारी जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी √3 टाइम्स हो गई होगी v नॉट के, उस समय पर तुम्हारी टोटल वेलोसिटी उस पार्टिकल की 2v नॉट हो गई। तो अब क्या करोगे, टाइम कैसे निकालोगे? एक्स डायरेक्शन में v = u + at लगा दो एक्स डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? √3v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0। यहाँ पर एक्सीलरेशन कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सीलरेशन देती है? q/m, पढ़ा है ना। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आ जाएगा टाइम 21 सेकंड। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं बेटा, ये इस तरीके के, ये याद रखना। आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का बताओ। ये हो गया था, बोलो भाई। 23 हो गया था, गलत कर दिया। यस मैम। देखो 22 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो बी पॉइंट से स्लिप करता हुआ आ रहा है एक इंक्लाइन प्लेन पे, ए बी लेंथ दे रखी है, थीटा एंगल बना रहा है, उसका बीसी पॉइंट स्मूथ है और बाकी का पोर्शन उसका रफ है। ये तो हमने शायद करा हुआ है क्वेश्चन, फ्रिक्शन पढ़ा था तब मैंने कराया था। ये पॉइंट बी है भाई और ये पॉइंट ए है, बीच में कोई पॉइंट सी है। यहाँ तक तो ये स्मूथ है और यहाँ पर फिर ये हो जाता है, ठीक है। लेंथ भी दे दी है कि जो बीसी है वो ट्वाइस ऑफ एसी है, तो भाई तुम बीसी को एक्स मान लो, 2x हो जाएगा, दुगना हो गया। बीसी को एक्स माना है, एसी को एक्स मानो ना, एसी को एक्स मानो। अगर मैं एसी को एक्स मानू तो बीसी कितना हो जाएगा मेरा? 2x, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, तो के की वैल्यू बता दो। क्या करोगे भाई, ये पार्टिकल है, क्या हो रहा होगा, कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी? जब तक स्मूथ है तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना। जब तक स्मूथ है तो जब तक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, आगे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg sin थीटा, बस, और तो कुछ नहीं लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है ना mg sin थीटा, जब तक ग्रेविटी है, ठीक है। सी पॉइंट पे आते ही और कौन सा फोर्स लग जाएगा? नीचे mg sin थीटा लग जाएगा और ऊपर कौन सा लग जाएगा तुम्हारा? umg cos थीटा, जो हमारा कौन सा है? फ्रिक्शन। अब ये मत कहना कि मैम कॉम्पोनेंट दिखा दो, mg cos थीटा ही लगेगा ना फ्रिक्शन का। देखो अगर ये पार्टिकल है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर mg के कॉम्पोनेंट्स करते हो तो यहाँ आता है mg sin थीटा और ऊपर लगता है mg cos थीटा।
फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर पीछे। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है क्या, और नॉर्मल कितना है mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन बन गया म्यू mg cos थीटा। तो उसे पूछ के रहा है, फ्रिक्शन ही पूछ रहा है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो देखो ऐसे करो कि इसमें तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन से लगाओगे कि b पर जो वेलोसिटी है v है, ठीक है, और c पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी निकाल लो, फिर C2a पर वेलोसिटी फाइनली 0 कर दो। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं भाई, ग्रेविटी और फ्रिक्शन का। बताओ किससे करना चाहते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से करोगे या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से करना चाहोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो क्योंकि इजी हो जाएगा। देखो स्लिप कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, स्लिप कर रहा है मतलब बी पे भी इसकी वेलोसिटी 0 है। तो एक बार ए बी के लिए लगा दो फंक्शन, जैसे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। कितनी दूरी है ये तुम्हारी 2x है ना, बीसी वाली दूरी, बीसी वाली 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दो। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी सी पॉइंट पे कितनी है, इनिशियली 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 4ax। फिर तुम्हें कहां से कहां लगानी है, C2a, तो C2a में वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियली तुमने यहाँ से निकाला 4ax का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपकी बात डिस्टेंस ध्यान से रख लेना, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बी पॉइंट पे भी 0 है, ए पॉइंट पे भी 0 हो गई। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया है बताओ भाई, ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे लगी है, mg sin थीटा। देखो फोर्स वर्क डन ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ग्रेविटी तो भाई पूरे 3x पे रही है, पूरी डिस्टेंस पे रही है ना ग्रेविटी, और कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की तरफ से mg sin थीटा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू mg cos थीटा, बट फ्रिक्शन लगा कितनी दूरी पे है, सिर्फ रफ से भी निकाल लोगे, ठीक है, म्यू की वैल्यू आराम से। ठीक है, आगे बढ़े, कर लोगे ना आगे, हो ही गया बस, अब बचा ही क्या। 24 वाला देखो, ये फिर ग्रिड स्टोन बन गया, ये दोनों और ये दोनों, 15 हटा देते, ठीक है। 25 देख लेते हैं, क्या 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 है 25 में। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए 1 ohm रेजिस्टेंस इज दिस। ये 0.5 है, तो ये इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, और इस पॉइंट का भी नहीं पता, तो इसके मान लो ये पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल y है। अब देखो तुम्हें इन्होंने 1 ओम के रेजिस्टेंस में पूछा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करें, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। KCL लगा लो x और y पे एट नोड x, लगाओ भाई। कितना करोगे, अगर x का पोटेंशियल मैं मान लेती हूँ कि x वाला पोटेंशियल बेटा मैक्सिमम है, ठीक है, फॉर दिस, तो x में से क्या माइनस करोगे, 3, x किस किस के साथ कनेक्ट है, 3 पोटेंशियल्स के साथ कनेक्ट है, 5 वोल्ट, y और 0, तो क्या लिखोगे, x माइनस अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना 2, प्लस दूसरा किसके साथ कनेक्ट है, x माइनस 0 अपॉन उसके साथ कनेक्टेड रेजिस्टेंस 2, प्लस अब यहाँ क्या लिखोगे, x के साथ, देखो x से चले, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, कितना लिखोगे, जाते हुए तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो प्लस का 10 करूंगी, माइनस का, नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो x टू y जा रहे हो ना, x टू y मूव करोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव 10 का वोल्ट आया, तो क्या लिखोगे, x प्लस 10 माइनस का y, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है y, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। देखो x और y के पोटेंशियल चाहिए होंगे तभी बता पाओगे कि 1 ओम में कितना है। फिर एट नोड y, तो नोड y पे लगाओ, पता है दोनों पे क्यों लगाना पड़ रहा है, कि x और y के दोनों के पोटेंशियल अननोन है,
अगर दोनों की पोटेंशियल आ गए तो हम डेल्टा आई निकाल सकते हैं ना। आई कितना होता है, डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी निकालोगे एक्स वाई आ जाएगा, तो आई पे लगाओ, क्या लिखोगे, वाई माइनस 5 अपॉन 4 प्लस दूसरा देखो 4 ओम वाला वाई माइनस 0/4 प्लस, और कौन सा बचा, वाई। अब देखो अब तुम प्लस से माइनस जा रहे हो, तो अब लिखोगे वाई माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन 1, ठीक है, बराबर इनको कर देना 0। तो तुम्हारे पास यहाँ से x और y के पोटेंशियल्स आ जाएंगे, और x और y के पोटेंशियल आते ही तो आई थिंक कर लोगे सारा काम। I1 किसके बराबर हो जाएगा, कहां से कहां जाना चाहते हो, करंट कहां से कहां जा रहा है, x टू y, यानी x हाई पोटेंशियल पे है, तो x टू y चलोगे कैसे, x का पोटेंशियल माइनस x टू y प्लस 10 माइनस y अपॉन, बताओ कर लोगे ना, ये रहा तुम्हारा करंट। इसलिए दोनों में पोटेंशियल फाइंड करना जरूरी था, तो नोड मेथड सबसे इजी रहता है। बोलो सही है, हो जाएगा। हो गया पूरा पेपर डिस्कस। तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो डिफिकल्ट थे 11th के भी और 12th के भी, जैसे तुम्हारा ये कंडक्टिंग वाला था 13th क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वन आ गया था इसमें, बाकी तो और ठीक थे। तो मुझे थोड़ा डाउट है जिन बच्चों के इस पेपर में आए हैं ना 70 नंबर 80 नंबर, तो थोड़ा सा उन बच्चों पे डाउट जा रहा है, क्योंकि पेपर इतना आसान तो नहीं था, है ना, कि तुम लोग 20 क्वेश्चन में आप 16 क्वेश्चन लगा दो इसके। ठीक है, ओके बाय एवरीवन। बाय।